हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जो पॉलिटिकल साइंस मेन कोर के स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लासेस स्टार्ट हैं। सो अभी जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया है, जिसे हिंदी में भारत में संवैधानिक शासन और लोकतंत्र सब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी जो फर्स्ट यूनिट है अभी हम वो कर रहे हैं। इसकी जो क्लास फर्स्ट है वो हमारे कल हुई थी, और अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं की है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से उस क्लास को अटेंड कर लीजिए। ओके। इसको 2 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं संविधान के दर्शन पढ़ रहे हैं, और आज हम संविधान के दर्शन ये जो टॉपिक है इसको कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको ये आधा पढ़ाया था और अब हम आधा इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम ये वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, अभी तक हमने संविधान सभा का तात्पर्य और संविधान सभा की जो कहानी है वो पढ़ी है। अब हम पढ़ेंगे संविधान सभा के प्रमुख सदस्य। आप ऐसा नहीं कि आप इसको अलग अलग लिखोगे, आप उसी के आगे इसको कंटिन्यू करोगे, ये कंटिन्यू ही होगा। पहले तात्पर्य आएगा, फिर कहानी आएगी, अब सदस्य आएंगे और उसके आगे आगे सारी चीज़ें आती रहेंगी। ओके। संविधान सभा में सबसे जो महत्वपूर्ण सदस्य, देखो बहुत सारे थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, KM मुंशी, ठाकुरदास भार्गव और श्रीमती दुर्गाबाई। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लोग थे। और पटेल और जो नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो संविधान सभा के केंद्र बिंदु थे, सेंटर थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और संविधान निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य KM मुंशी ने ही किया था, क्योंकि कांग्रेस दल की ओर से वे प्रारंभ से ही ये कार्य कर रहे थे, शुरुआत से ही वो ये सब काम कर रहे थे। तो उन्होंने ही शुरुआत से जब ये काम किया था तो सारा काम एंडिंग तक वगैरह वगैरह, और सबसे महत्वपूर्ण जो है ये ही रहे हैं। ओके। उसके बाद संविधान निर्माण में समस्याएं क्या क्या आई। देखो, ऐसा नहीं है कि आप कुछ चीज़ बनाओ और उसमें प्रॉब्लम्स आए ही नहीं, या फिर उसको क्रिटिसाइज ना किया जाए। ऐसा होता है, 100% होता है। जब किसी चीज़ की एंडिंग होती है ना तो उसमें ये चीज़ें होती हैं। तो अब एक चीज़ बनाने में उसको प्रॉब्लम्स इतनी सारी आई। देखो, संविधान निर्माताओं के सामने इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई थी, उनको फेस करने के लिए, उनको सब करने के लिए उनकी रातों की नींदें तक उड़ गई थी। इतना ज़्यादा वो सारी प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, तो उनको एक बहुत बड़े भूभाग को देखने के लिए, बहुत ज़्यादा विशाल एक जनसंख्या को संभालने के लिए एक नई राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना था। ठीक है, एक राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण जब वो करते, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सिस्टम पूरा, तभी तो वो एक पूरी जनसंख्या को हैंडल कर पाते। तो उसको बनाने के लिए उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन वो उन्होंने बना लिया था। अब आप खुद नोट करो, आप कुछ काम करने जाते हो तो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल आपकी पढ़ाई का ही ले लो। आप पढ़ने बैठो यार, घर में आप किसी ने बुला लिया, आप कुछ हो गया, और कभी कभार कुछ आंसर समझ में नहीं आता, कुछ होता है तो आप उसको अभी छोड़ देते हो, नहीं यार ये नहीं, दूसरा कर रहे हैं। तो वो आपके सामने प्रॉब्लम्स आई ना, वो आपके लिए बड़ी होती हैं, लेकिन यहाँ पर इनके लिए सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि इनको देश को संभालना है, ना कि सिर्फ अपने घर को या कुछ मेंबर्स को। ठीक है, तो इनके सामने सबसे पहली प्रॉब्लम वो यही थी कि राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण कैसे करें जनता के लिए। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि भारत देश में इतनी ज़्यादा जनसंख्या है और इतनी सारी बस्तियां हैं, जातियां हैं, धर्मावली लोग हैं। धर्मावली लोग मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि भारत में बहुत सारे रिलीजन्स हैं जो लोग मानते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, क्रिश्चियंस, ये सब तो आम हैं जो हमारी आम बोलचाल में रहते हैं। लेकिन और भी बहुत सारे धर्म हैं जो लोग मानते हैं, जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है, और मैं आपको बता के भी क्या करूँगी, क्योंकि आपके सिलेबस में तो वो है ही नहीं, बट कोई ना, बता देंगे। ओके। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो समस्या थी, प्रॉब्लम थी, वो ये थी राजभाषा। अब भाई देखो, जब इंडिया में रिलीजन इतने सारे हैं,
उनको मानने वाले इतने सारे हैं, तो उनकी भाषाएं भी बहुत सारी हैं, उनके जो सारी बोलियां हैं वो सब हैं, वो बहुत सारी हैं। अब ऐसे अगर हिंदी को राजभाषा बना दिया जाए तो उर्दू जो बोलते हैं, पंजाबी जो बोलते हैं, तमिल जो बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, वो सब बोलेंगे यार हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, यार हम तो इंडिया में ही आते हैं, और जब इंडिया में बोला गया है कि अनइक्वालिटी की नहीं जाएगी तो फिर लैंग्वेज में क्यों की जा रही है। और अगर ऐसा देखो, अगर राजभाषा हिंदी बन जाती है तो सब पर राजभाषा हिंदी बोलना कंपलसरी है। साउथ के लोगों से नहीं बोली जा सकती, नॉर्थ के लोग बोल लेते हैं, और पंजाबी भी थोड़ी बहुत हिंदी बोल लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तमिल वगैरह जो बोलते हैं, मराठी है, ये सब लोग इतनी हिंदी नहीं बोल पाते हैं, पॉसिबल ही नहीं है कि वो इतनी जल्दी ये सब सीख पाएँ। उनकी मदर टंग ही तमिल है, तो अब जाहिर है अब पंजाबियों की मदर टंग पंजाबी है ना, तो कन्नड़ वो सब है, ये सब चीज़ें हैं, तो उनकी मदर टंग जो है वो उसको सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। मेरी मदर टंग हिंदी है तो मैं हिंदी को थोड़ा और अच्छे से बोल सकती हूँ, बट अभी मैं आपको इंग्लिश, उर्दू, हिंदी सब मिक्स करके पढ़ा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन हम लोगों की मदर टंग हिंदी ही है ना। तो इसलिए मतलब मैक्सिमम बच्चों की, ऐसा मैं ये नहीं बोल रही कि कभी आप मतलब पंजाब से बिलोंग करते हो और बच्चों मुझे बोलो कि यार निक्की मैम आपने तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है ना, मतलब ऐसे मत बोलना कभी तुम मुझे ब्लेम करो। तो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो थी प्रॉब्लम, वो राजभाषा थी, और उसके बाद 562 देशी रियासतें थी, उनको संभालना था भाई, उनको भी तो संभालना है ना, तो अब उनको संभालने वाली बात थी। उसके बाद संविधान सभा की स्थिति में आलोचना, देखो आलोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है एक चीज़ की एंडिंग में। जब किसी चीज़ की एंडिंग होती है तो उसका क्रिटिसाइज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अब एक चीज़ ख़त्म हो रही है तो उसको क्रिटिसाइज़ करने वाले भी लाखों होते हैं। अब एक समझ लो, जैसे आपकी 12th ख़त्म हुई, जब आपकी 12th ख़त्म हो गई तो आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स ने क्रिटिसाइज़ किया, यार उस बच्चे के तेरे से ज़्यादा क्यों मार्क्स आए, वो तुझसे ज़्यादा अच्छा क्यों पढ़ता है या पढ़ती है, तूने इतना अच्छा क्यों नहीं पढ़ा, या फिर आपके अच्छे मार्क्स आए तो किसी और बच्चे के पेरेंट्स आपसे कंपेयर करके बोलेंगे, एक तरीके से आलोचना करेंगे एक अच्छी चीज़ की, है ना। तो सेम यहाँ पर ये बात यही हुई, जब संविधान निर्माण हो चुका था उसके बाद आलोचना भी बहुत हुई। आलोचनाएं किस बेस पे हुई, अलग अलग क्वेश्चनों के बेस पे हुई। इतने सारे क्वेश्चंस दे दिए गए कि यार ये क्वेश्चंस हैं, अब इनको सॉल्व करो, बताओ जी, अब जब संविधान निर्माण हो ही गया तो अब इनको भी सॉल्व करो। तो ये था कि हमारा जो संविधान था वो अंधेरी घाटी से निकलकर एक सवेरे की तरफ आगे बढ़ा था। उस टाइम बहुत सारे नेता जेल से निकल कर आए थे, किसी उसमें प्रोटेस्ट में, किसी चीज़ में उसको जेल में बंद कर दिया जाता था। ब्रिटिश का टाइम था तो चलो कोई ना कर दिया, और उन लोगों को उम्मीद थी कि अब तो भाई संविधान निर्माण हो ही चुका है, जब हम संविधान बनाने के लिए जेल जा सकते हैं तो संविधान जब निर्माण हो गया है तो उनको बाहर आने पे कितनी खुशी हुई होगी, है ना, कि यार हमने इतनी मेहनत करी, जेल गए, मार पिटाई खाई, भूखे रहे, सब कुछ रहे, लेकिन संविधान का निर्माण हो गया। फिर भी उन्हीं के साथ के बहुत लोग ऐसे थे जो आलोचना करते थे, और आलोचनाएं किस बेस पे की गई। सबसे पहला क्वेश्चन ये बताया गया कि क्या संविधान सभा को प्रभुत्व संपन्न संस्था माना जाए, संविधान सभा को प्रभुत्व संपन्न संस्था माना जाए, ये क्वेश्चन सबसे पहले किया गया था। और इस क्वेश्चन का जवाब ये आया कि मतलब जवाब क्या, एक तरीके से पूरा उनका वो कर दिया गया कि हाँ जी ठीक है, अपना ऐसा है कि जैसे अब हम आपको बताते हैं कि आपके इस क्वेश्चन का सवाल क्या है। देखो, संविधान सभा के गठन और करने के बाद फौरन बाद ही ऐसा हुआ था कि संविधान सभा में बहुत सारे वाद विवाद इकट्ठे हो गए थे। तो उसके बाद ब्रिटिश संसद में एक वाद विवाद विंस्टन चर्चिल ने किया था कि संविधान सभा की वैधता पर ही चुनौती कर दी थी। तो उसके बाद M.R. जैकर नाम के एक नेता हैं, उन्होंने ये विचार व्यक्त किया था कि संविधान सभा एक प्रभुत्व संपन्न संस्था नहीं है और उसकी शक्तियाँ मूलभूत सिद्धांत और प्रतिक्रिया दोनों की दृष्टि से मर्यादित हैं। ओके, उनके इस विचार को आधार ये था कि संविधान सभा जो है वो कैबिनेट योजना के अधीन रियलिटी में आई और ये ब्रिटिश संसद की सत्ता के अधीन है। ओके, सो उसके बाद कैबिनेट मिशन योजना में वर्णित संविधान की जो मूल रूपरेखा है उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकती है। सभा का आह्वान ब्रिटिश सम्राट के अधिकार गवर्नर जनरल ने किया था, और संविधान सभा जो भी उन्होंने बोला था कि जो संविधान सभा जो भी संविधान बनाएगी उसे ब्रिटिश संसद के पास अनुमोदित करने के लिए भेजा जाएगा। लेकिन संविधान सभा के बहुत सारे लोगों ने इसे अस्वीकार कर दिया कि हमारी चीज़ को यार तुम्हें क्यों बताया जाए, हम तुम्हें क्यों बताएं। तो उसके बाद ये
ये हुआ कि संविधान सभा की संप्रभुता पर बल दिया गया। एनजी अयंगर ने 11 दिसंबर 1946 को पूर्ण प्रभुत्व के विचार को बताते हुए ये कहा था कि इस संविधान का स्रोत सिर्फ ये नहीं है कि इनके निर्माता सम्राट की सरकार के 3 सदस्य हैं, बल्कि ये है कि उनके प्रस्तावों को जनता ने स्वीकार किया है। मतलब इसको और ज़्यादा इजी अल्फाजों में, वर्ड्स में जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि संविधान सभा जो है, देखो सरकारें जो हैं वो राजकीय पत्रों से पैदा नहीं होती हैं, वास्तव में रियलिटी में जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। कि हमें, उन्होंने साफ बात यहाँ पर ये बोली कि मतलब जनता की वजह से है हम जो भी हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमारे पीछे जनता की शक्ति है। हम एक तरीके से जनता के बेस पे खड़े हुए हैं, हमारी कोई वैल्यू है ही नहीं। उन्होंने इस बात पर बल दिया, ठीक है। फिर इस प्रकार जब भारतीय संविधान ने संविधान निर्माण का कार्य शुरू किया और मतलब कर दिया था, और फिर 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो जाने के बाद संविधान सभा पर कैबिनेट मिशन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध एक ऑफिशियल दृष्टिकोण से, नज़रिए से खत्म हो गए, ठीक है। अनऑफिशियल नहीं, ऑफिशियल। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये रखा गया कि क्या संविधान सभा एक प्रतिनिधित्व संस्था थी, रिप्रेजेंटेटिव। देखो संविधान सभा की संप्रभुता जो है, उसके साथ ही उसकी जो रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधियात्मकता है, उस पर भी आक्षेप किया गया था। और जो कांग्रेस है उसमें उसके जो समाजवादी वर्ग हैं और कुछ दलों ने ये आपत्ति की थी कि संविधान सभा के सदस्यों को परोक्ष निर्वाचन होने के कारण इसे भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा नहीं कहा जा सकता है। इस वर्ग के नेता जयप्रकाश नारायण ने ऐसा ही मत व्यक्त करते हुए कहा था कि यह संविधान सभा अपने गठन में उस संविधान सभा से बहुत अलग है जिसकी रूपरेखा पंडित नेहरू ने हमारे सामने रखी थी। इनकी रचना ब्रिटिश सरकार ने की है और हम इसके द्वारा उसे स्वतंत्रता को पाने की आशा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए हमने संघर्ष किया था। नारायण और उसके वर्ग ने इस बात पर बल दिया कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव एक वयस्क मताधिकार के और प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई थी। फिर कांग्रेस ने संविधान सभा को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव रूप प्रदान करने की संभावना की थी, और कांग्रेस के तो सभी ऊंची चोटी के जो नेता थे, बहुत बड़े बड़े, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ पटेल, मौलाना आज़ाद, पुरुषोत्तम टंडन थे, और वल्लभ भाई पंत भी थे, बाल गोविंद खेर थे, के.एम. मुंशी थे, बहुत सारे और भी सदस्य थे। ये सब सदस्य ऊंची चोटी, बहुत ज़्यादा हाई, मतलब जो उस पे थे कांग्रेस में, उसमें थे। और कांग्रेस से संबंधित नेता जो प्रारूप समिति के जो मतलब नहीं थे, कांग्रेस से संबंधित नहीं थे, जो कांग्रेस से रिलेटेड नहीं थे, मतलब उसकी पार्टी में नहीं थे, वो प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर थे। उनके साथ साथ अध्यक्ष के जो नीचे काम करते थे, और कांग्रेस के नेता नहीं थे, A.K. अय्यर थे, एनजी अयंगर थे, संथानम मुखर्जी और जयकर, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। ये सब मैंने आपको फर्स्ट अपनी क्लास में ही बताया था, ये सब थे। डॉक्टर कुंजरू थे, केटी शाह थे, ये सब कांग्रेस के नेता नहीं थे और अध्यक्ष के नीचे काम करते थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष के नीचे, ओके। प्रारूप समिति के 7 सदस्यों में से केवल 2 सदस्य ऐसे थे, कौन थे? के.एम. मुंशी और टी.टी. कृष्णमाचारी, जो कांग्रेस के सदस्य थे। अदरवाइज जिनके नाम मैंने अभी आपको बताए हैं, अंबेडकर खुद और A.K. अय्यर, एन.जी. अयंगर, संथानम है, ये सब उसके जो हैं कांग्रेस के नेता नहीं थे, ओके। मोहम्मद सादुल्ला लीग के सदस्य थे, और अंबेडकर, अय्यर और खेतान जो थे वो निर्दलीय सदस्य थे। और इन्हीं व्यक्तियों ने सभा को एक टेक्नोलॉजी बेस दिया था, कि एक टेक्नोलॉजी, तकनीकी आधार दिया था। इंग्लिश में इसको टेक्नोलॉजी बेस बोलेंगे। संविधान के मूल रूप का निर्माण करने, उसे दार्शनिक आधार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन सभी व्यक्तियों ने मिलकर, और इसको बहुत आगे बढ़ाया था। इस टाइम में तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश नारायण को भी एक इन्विटेशन भेजा गया था इसकी सदस्यता में शामिल होने के लिए, लेकिन इन्होंने साफ इनकार कर दिया था, जयप्रकाश नारायण ने, और तेज बहादुर सप्रू ने अपने हेल्थ इश्यूज़ की वजह से कोई जवाब नहीं दिया था, क्योंकि उनका बिल्कुल मतलब ऐसा था, बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा था, सांसें भी थोड़ी उनकी कम थी, तो इस वजह से उन्होंने हाँ में नहीं भरी थी कि यार मैं हाँ करूँ या ना करूँ, इसलिए वो चुप हो गए थे। उसके बाद ये था कि बहुत सारे मतलब जो वो थे अल्पसंख्यक
थे उन सबको भी बहुत जगह दी गई थी। 86% अल्पसंख्यकों को जगह दी गई थी। 33% अनुसूचित जाति जनजातियों को संविधान सभा में जगह दी गई थी। ये सब बातें इसमें बताई जा रही हैं। क्यों बताई जा रही हैं? क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आलोचकों ने कर रखे हैं उसका जवाब इनको यहाँ पर बहुत अच्छे से मिल जाता है, इसलिए ये बातें इन्होंने इसमें बताई हैं रिप्रेजेंटेटिव में। ओके, थर्ड क्वेश्चन ये किया गया कि क्या संविधान को लोकप्रिय अनुज्ञप्ति प्राप्त थी? देखो, जिन व्यक्तियों को संविधान सभा की रिप्रेजेंटेटिव पर संदेह व्यक्त किया गया था उनके द्वारा ये भी कहा गया कि इस समय की परिस्थितियों में प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर संविधान सभा का गठन पॉसिबल नहीं है, तो संबंधित संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए और इस प्रकार के जो जनमत संग्रह है, जनता का जो संग्रह है, उसके बाद उसे पारित समझा जाता है। और उसके अनुसार क्योंकि संविधान को जनमत संग्रह के अंतर्गत जनता से अनुसमर्थित नहीं कराया गया, इसलिए कहा जा सकता है कि संविधान को लोकप्रिय अनुज्ञप्ति प्राप्त बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन इस प्रकार की जो आलोचना है इसका कोई भी सार नहीं है। अगर वास्तव में भी इस प्रकार का जनमत संग्रह करवाया जाता तब भी संविधान सभा के स्वरूप पर कोई भी प्रभाव पड़ता ही नहीं। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन ये किया गया कि क्या संविधान सभा के संगठन का सांप्रदायिक आधार था? देखो, आलोचकों का मत ये था कि संविधान सभा के संगठन का आधार सांप्रदायिक था, जबकि ऐसा था कि सांप्रदायिक था ही नहीं। इसी बेस पर जब ये सब हो गया था तो प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के सदस्यों को भी ये सब चीज़ें भेजी गई थी और इसलिए भेजी गई थी कि कोई भी अलग संप्रदाय का ना रह जाए और ये ना हो कि किसी एक संप्रदाय का बहुमत ले लिया गया। ठीक है, ये वाली बात इसमें बोली गई। उसके बाद फिफ्थ है और लास्ट है कि क्या संविधान सभा में वकीलों का प्रभुत्व था? देखो, आलोचकों ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा बात ये उठाई कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और उसके बाद जब संविधान निर्माण हो रहा था तो मजदूरों और इन सबको ऐड किया ही नहीं गया था, किसानों को, मजदूरों को। और फिर उसके बाद ये बोला गया कि वकीलों ने अपने पास से संविधान निर्माण किया और इसमें अपना फ़ायदा देखा और बाकी सारे भाड़ में जाए, उन्होंने ऐसा बोला। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि आप देखो, आप खुद नोट करो ये वाली बात, आप भी स्टूडेंट हो, आप भी एक तरीके से ये वाली आलोचना तो बिल्कुल बेकार ही मानोगे। जाहिर है एक पढ़ी लिखी चीज़ करनी है, अब संविधान निर्माण है तो किसान या मजदूर तो नहीं करेगा, एक पढ़ा लिखा इंसान ही करेगा। तो इसी बेस पर इन लोगों को ऐड नहीं किया गया। लेकिन जहाँ पीछे जनता के संग्रह की बात हुई है वहाँ पर किसान और मजदूरों की राय ली गई थी। ऐसा नहीं है कि उनकी कुछ राय नहीं ली गई थी, उनकी राय बिल्कुल ली गई थी। इसलिए ही मैंने आपको पीछे वाले पॉइंट में बताया कि ये सब क्यों बताया जा रहा है और अनुसूचित जाति और जनजाति, अल्पसंख्यक, इन सब के बारे में भी बताया, क्योंकि इन सब की राय भी ली गई थी। और इनफैक्ट ये तो सदस्य थे, अनुसूचित जाति के लोग भी सदस्य थे और अल्पसंख्यक भी सदस्य थे, सभी सदस्य थे। तो उसके बाद इन्होंने ये बोला कि बहुत सारे जो आलोचकों के विरुद्ध थे, उन्होंने ये बोला कि जब एक चीज़ पढ़ने लिखने के काबिल लोग ही बना सकते हैं और एक तरीके से बना नहीं सकते हैं, उस पर विचार विमर्श अच्छा कर सकते हैं, दिमाग से कर सकते हैं, और तो करेंगे तो वही ना, जाहिर है फिर वही करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि मजदूरों की, किसानों की राय नहीं ली गई थी, उन लोगों की राय बिल्कुल ली गई थी और उन लोगों से जो राय उनकी ली गई थी उसमें वकीलों, डॉक्टरों, नेताओं ने अपनी बातें ऐड करके उसको लिखा था। तो ये था सारा इन आलोचकों का जवाब भी और इन आलोचकों के क्वेश्चन भी। उसके बाद निष्कर्ष ये निकलता है कि नेहरू ने ये बोला था कि संविधान के अलग अलग प्रावधानों से संबंधित संविधान निर्माताओं ने अपने अलग अलग दृष्टिकोण बोले हैं और ये बोले हैं कि संविधान निर्माता एक सिद्धांतवाद के स्थान पर व्यवहारिकता से प्रेरित है। बिहेवियर की बात हो रही है और सेम रजनी कोठारी ने यही बात लिखी है कि इस दृष्टिकोण से जो नेहरू ने बताया है, पता लगता है कि नए राष्ट्र की संस्था का ढांचा तैयार करते समय किस प्रकार निर्णय लिए गए हैं और संविधान भारत के भविष्य की आधारशिला था और इसकी रचना में नेताओं ने पुराने और नए विचारों से अधिक सामंजस्य लाने का प्रयत्न किया था। ओके, ये बात हुई है यहाँ पर फाइनल कि रजनी कोठारी ने बात खत्म कर दी ये बताकर कि नेहरू ने जब बिहेवियर की बात की है तो जाहिर है यहाँ पर ये बात जाहिर हो रही है कि सभी की बात सुनी गई, एक एक का बिहेवियर सामने रखा गया, बताया गया कि यार हम ये चीज़ चाहते हैं, हम ये चीज़ चाहते हैं। उसके बाद सब चीज़ें वो लिखी गई और फिर उसके बाद
रजनी कोठारी ने ये बात को स्पष्ट कर दिया कि नेहरू के इस दृष्टिकोण से पता लगता है कि आलोचकों का बोलना बिल्कुल बेकार था, कोई मतलब उनका बोलना बनता ही नहीं था। रजनी कोठारी का नाम ज़रूर लिखना, क्योंकि इन्होंने बहुत 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 सारे चीज़ों के निष्कर्ष लिखे हैं। इनफैक्ट इस पूरे सब्जेक्ट के निष्कर्ष इन्होंने ही लिखे हैं, ये समझ लो। ओके, सो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है और संविधान के दर्शन वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। संविधान की प्रस्तावना, विशेषता और सुविधा हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे पूरे टॉपिक को। उसके बाद नागरिकता पर बहस स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास हमारी फ्राइडे 8 जनवरी को होगी। आज की क्लास से रिलेटेड कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो या सजेशन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ स्टूडेंट्स, आपकी जो पहले वाली क्लास थी वो इससे ही लिंक्ड है। आपका ये टॉपिक आज कंप्लीट हुआ है, तो इसके नोट्स आप दोनों वीडियो से मिलाकर बनाइएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।